आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियां हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल क्या होता है और इनके लगने के पीछे आधार क्या है, इनका प्रोसेस क्या है। जो सीधा ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले नेशनल इमरजेंसी वाला वीडियो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो होगा वो, उसको ज़रूर देखिए आप लोग, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। मैं आपको पूरा आपातकाल पढ़ा दूंगा, लेकिन आप राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों का कंपैरिजन करके ही नोट्स बनाएं, क्योंकि कंपैरिजन स्टडी हमेशा काम देगी आपको। एक सवाल और है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, मुझे कमेंट कीजिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में 3 बार, उनमें से किसी एक आपातकाल के लिए एक कमीशन बना था, शाह कमीशन, शाह आयोग। तो शाह आयोग मुख्यतः किस आपातकाल के लिए बना था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल की। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता था, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। लेकिन राष्ट्रपति शासन की घोषणा बस ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह वाला जो कंपलसरी बात थी वो यहाँ पर ऐड नहीं की गई है। किस आधार पे होता है? सिर्फ एक आधार है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। जो राष्ट्रपति शासन है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी यहाँ पर लगता है। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता कहाँ दिया गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता 2 अनुच्छेद में दी गई है। एक तो अनुच्छेद 356 में और दूसरा अनुच्छेद 365 में, 365। इन दोनों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा दी गई, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान है। अब होता क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता है क्या वास्तव में? देखिए, होता क्या है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है जिसका नाम होता है राज्य विभाग होता है। राज्य विभाग गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इस राज्य विभाग में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन बाद उस राज्य की रिपोर्ट देगा। यानी कि हर 15 दिन बाद राज्य का राज्यपाल, जो राज्य विभाग है वहाँ पर उस राज्य की रिपोर्ट देगा जिस राज्य का वो राज्यपाल है, कि उस राज्य में क्या चल रहा है आजकल, कितनी घटनाएं घटी, कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई, कितनी क्रिमिनल घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है। तो आपको 15 दिन के अंदर, हर 15 दिन में जो राज्यपाल है वो राज्य विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अगर इसी रिपोर्ट में राज्यपाल ये बोल दे कि ना जी, जिस राज्य का मैं राज्यपाल हूँ उस राज्य में जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है, वो संविधान के दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट कौन बना के देगा? राज्यपाल बना के देगा। किसे देगा? राज्य विभाग को। राज्य विभाग के से गृह मंत्रालय पहुंचेगा और उसके बाद राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। आधार क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, रिपोर्ट दी राज्यपाल ने। ऐसा जरूरी नहीं है कि राज्यपाल रिपोर्ट दे तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। एक प्रावधान और भी है कि या तो रिपोर्ट राज्यपाल दे या राष्ट्रपति को स्वयं महसूस हो जाए।
राष्ट्रपति को स्वयं महसूस हो जाए कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, इस राज्य की सरकार संवैधानिक तंत्र के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो मतलब या तो राज्यपाल रिपोर्ट दे या फिर राष्ट्रपति को स्वयं भी लग सकता है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को स्वयं तो कुछ लगता नहीं है, ये लगेगा किसको? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को। तो कुल मिला के संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर ही आप राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। 365 ये बोलता है, 365 जो संघ सरकार है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ सरकार सारी राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। संघ सरकार सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगर कोई राज्य सरकार संघ सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, अगर कोई राज्य सरकार संघ सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो उसे भी बोलेंगे ये हो गई संवैधानिक तंत्र की विफलता, और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा दो जगह पर है, पहला 356 और दूसरा 365। 365 बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों ने बहुत कम ही पढ़ा होगा। 365 ये बोलता है कि संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, और अगर राज्य सरकार जो है निर्देशों को का पालन नहीं कर रही है, तो वहां पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह थी जी कि राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे आधार क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे एक और आधार है, एक और आधार, एक और अनुच्छेद 355 के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 355 में 3 प्रावधान दिए गए हैं, और तीनों प्रावधान सेंटर की ड्यूटी है, यानी कि सेंटर उनको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो 3 प्रावधान क्या है? नंबर 1, अनुच्छेद 355 के अनुसार नंबर 1, बाह्य आक्रमण से, जो बाहरी आक्रमण होगा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा केंद्र की ड्यूटी होगी। अगर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण हो चुका है, उस राज्य की सुरक्षा करना केंद्र की ड्यूटी होगी। नंबर 2, उस राज्य में आंतरिक शांति बनाए रखना भी केंद्र की ड्यूटी होगी, यानी कि किसी राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाना केंद्र की ड्यूटी है, किसी राज्य में आंतरिक शांति को बनाए रखना केंद्र की ड्यूटी है। और तीसरा, कोई भी राज्य संविधान का पालन करेगा, पालन जरूर करेगा संविधान का, यह भी देखना राज्य की ड्यूटी है। तो अनुच्छेद 355 में राज्य के 3 कर्तव्य दिए गए हैं: बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा, आंतरिक शांति राज्य में बनाए रखना, और तीसरा संविधान का पालन सुनिश्चित करना राज्य के लिए। ये संघ यानी कि सेंटर की ड्यूटी है। अगर ये तीनों नहीं होते हैं, तो इन तीनों में से किसी भी आधार पर संघ जो है वो राज्य की शक्ति अपने पास ले सकता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है, लेकिन वास्तव में हमें 365 भी पढ़ना चाहिए और वास्तव में हमें 355 भी पढ़ना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित 3 आर्टिकल हो गए, 355, 356 और 365। घोषणा करेगा राष्ट्रपति। घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद से पारित होना चाहिए। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीना था ना, ये 2 महीने के अंदर संसद से पारित होना चाहिए। और कैसे पारित होगा? साधारण बहुमत से पारित होगा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से पारित होगा। घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद से पारित होना चाहिए और सिंपल मेजोरिटी से पारित हो जाए। और अगर एक बार संसद ने इसको पारित कर दिया, एक बार संसद ने इसको पास कर दिया, तो 6 माह के लिए लग जाएगा। ध्यान रखना, कितने माह? 6 माह। राष्ट्रीय आपातकाल भी 6 माह के लिए लग रहा था, यह भी कितने के लिए लगेगा? 6 माह के लिए। महत्वपूर्ण बात, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी सरकार ने किया। इंदिरा गांधी सरकार ने प्रावधान किया कि अगर राष्ट्रपति शासन एक बार संसद से पारित हो जाए तो वो 1 साल के लिए लग जाएगा, 1 साल के लिए। जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया,
जनता पार्टी सरकार बोली कि ना जी, अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो संसद से पारित होने के बाद, अगर संसद से पारित हो गया तो सिर्फ 6 माह तक लगेगा, सिर्फ 6 माह। अगर आपको फिर लगाना है तो फिर पास कीजिए। फिर कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने, 6 महीने, यानी कि आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं कितना साल? 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। 44वां संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी सरकार ने किया। जनता पार्टी सरकार ने बोला कि राष्ट्रपति शासन को आप मैक्सिमम 1 साल तक के लिए लगा सकते हैं, 1 ईयर तक के लिए। अगर आप राष्ट्रपति शासन को 1 साल के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो याद रखना 2 कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1, उस समय भारत में कहीं राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अगर आप राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में 1 साल से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, 1 साल से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो 2 कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर 1, उस समय भारत में किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। नंबर 2, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ये बात प्रमाणित कर दे कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य में चुनाव करा पाने संभव नहीं है। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सरकारें भंग हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, और जब राष्ट्रपति शासन हटेगा तो नई विधानसभा के चुनाव होंगे। और चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। और चुनाव आयोग 1 साल बाद ये बोले कि ना जी, हमारे हाथ खड़े हैं, हम इस राज्य में अभी चुनाव नहीं करा सकते। अगर ये 2 कंडीशन हैं तो आप राष्ट्रपति शासन को 2 साल और बढ़ा सकते हैं, 2 more years। मतलब पहले 1 साल, लेकिन आपको हर 6 महीने बाद पारित करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। हर 6 महीने बाद पास करना पड़ेगा। 1 साल से ऊपर ले जाना है तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, उस समय देश में कहीं राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। दूसरा, चुनाव आयोग उस राज्य में चुनाव कराने से मना कर दे। अगर ये सब होता है तो इसके बाद आप 2 साल और लगा सकते हैं। तो 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम कितना लग सकता है? 3 साल। तो राष्ट्रपति शासन का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कितने साल? 3 साल। पंजाब को छोड़कर, पंजाब में तो बहुत लंबा लगा था, पंजाब में तो 5 साल तक की बात है। तो वैसे ऑर्डिनरी स्टेट में जो राष्ट्रपति शासन है वो मैक्सिमम 3 साल लगेगा। 3 साल में भी 1 साल के बाद 2 शर्तों का होना जरूरी है। इफेक्ट क्या होंगे? प्रभाव। पहला, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पहले जीते थे वैसे अब जियो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको मारने नहीं आ रहा, कोई आपका गला नहीं पकड़ने आ रहा, जैसे पहले जीते थे वैसे जियो, नो प्रॉब्लम। फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट तब पड़ता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर 2, जो केंद्र का प्रशासन होगा, राज्य का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, वो सीधा राज्यपाल के अंडर में आ जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के अंडर में था, लेकिन नहीं, जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो राज्य का सारा प्रशासन जो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, वो राज्यपाल के अंडर में आ जाएगा। नंबर 3, जो राज्य सरकार है वो भंग हो जाती है। भंग बोले तो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नंबर 4, राज्य की जो विधानसभा होगी यानी कि असेंबली होगी वो निलंबित होती है। निलंबित बोले तो सस्पेंड होती है, यानी कि विधानसभा निलंबित होगी लेकिन राज्य सरकार जो है वो भंग हो जाएगी। और 5वां, राज्य सरकार का जो बजट है, वो केंद्र ही पारित करेगा, क्योंकि राज्य सरकार तो भंग हो चुकी है और विधानसभा निलंबित हो चुकी है, तो और प्रशासन जो है वो राज्यपाल के अंडर में है, तो राज्य का जो बजट है वो केंद्र पारित करेगा। मुख्यतः ये प्रभाव पड़ते हैं राष्ट्रपति शासन में। क्या राष्ट्रपति शासन को लेकर न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। 1994 में कर्नाटक के राज्यपाल ने कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, जिसके बाद कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे वो थे एस.आर. बोम्मई। एस.आर. बोम्मई इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके गए और 1994 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ।
एसआर बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, राष्ट्रपति शासन को भी आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें, पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगेगा, लेकिन दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान है कि दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो अनुच्छेद 239 का खंड ए बी के आधार पर लगेगा। यानी कि दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 239 खंड ए बी। कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 69वां संविधान 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 1970 में जोड़ा गया। 69 अमेंडमेंट है तो 1992 में जोड़ा जाएगा। ये प्रोविजन किया गया 69 अमेंडमेंट के द्वारा। दूसरी एक और बात, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी तो फिलहाल तो जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो संविधान था उस संविधान की धारा 92 के अंतर्गत राज्यपाल शासन लगता था। जम्मू कश्मीर में पहले वहाँ की धारा यानी कि सेक्शन 92 के अंतर्गत राज्यपाल शासन लगता था। अगर राज्यपाल शासन 6 महीने से ऊपर जाता है, मोर देन 6 मंथ, तो यही राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन बन जाता था। तो यानी कि जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल शासन लगता था सेक्शन 92 के अंतर्गत वहाँ के, और उसके बाद जब ये 6 महीने से ऊपर जाएगा तब यही बन जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन। और दिल्ली का प्रावधान 239 ए बी में दिया गया है। अब थोड़ा सा अनुच्छेद 356 की बात करें। भारतीय संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनमें से अधिकांश सदस्यों ने अगर सबसे ज़्यादा विरोध किया है तो अनुच्छेद 356 का विरोध किया है। संविधान सभा के लोग बहुत मेच्योर थे, वो बहुत समझदार थे। उन्होंने पहले बोल दिया था कि केंद्र सरकारें इसका दुरुपयोग करेंगी, केंद्र सरकारें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाएंगी, जिस राज्य में केंद्र सरकार की सरकार नहीं है उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया करेंगे। बहुत विरोध हुआ इसका। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला कि आप चिंता ना करें, जो 356 है ना ये एक डेड लेटर होगा, ये एक डेड लेटर यानी कि मृत पत्र होगा जिसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा आपातकाल यही लगा है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। आज तक लगभग 125 बार से ऊपर लग चुका है, 125 बार से भी ऊपर लग चुका है आपका राष्ट्रपति शासन। मात्र 2 राज्य छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य छोड़कर सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहले पेप्सू में लगा था, पेप्सू सबसे ज़्यादा बार यूपी में लग चुका है, सबसे लंबे समय के लिए पंजाब में लगा 2000 से भी अधिक दिन। 1977 में जब पहली बार सेंटर में सरकार आई जनता पार्टी, तो जैसे जनता पार्टी सरकार आई, जनता पार्टी सरकार ने आते ही 12 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 12 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। हैरानी की बात तो यह है 1970 से 80 राष्ट्रपति शासन 49 बार लगा, 49 टाइम्स। 1970 से 90 20 साल में 63 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। तो संविधान सभा के सदस्य पहले ही बोल रहे थे कि इसका दुरुपयोग होगा, लेकिन अंबेडकर साहब बोले कि ना जी, ये तो डेड लेटर है, इसका प्रयोग नहीं होगा। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इसी का किया गया है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो आज तक सबसे ज़्यादा जितने भी भारत के राज्य हैं उन सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा है, कितनी बार लगा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तराखंड में कब लगा था, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये लगा था राष्ट्रपति शासन। तो ये तो था आपका राष्ट्रपति शासन। न्यायालय में चुनौती कर सकते हैं, यस। एसआर बॉम्बे केस आया था 1994, आप इसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं।
अंतिम आपातकाल बचता है आपका वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद 360 आज तक बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है, नो यूज। तो इसके बारे में हमारा संविधान मौन होगा। मौन मतलब आज तक इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसके प्रावधान क्या हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइन में नहीं कर सकता। लेकिन संविधान के अनुसार क्या प्रावधान है उसको देखिए। नंबर 1, घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। नंबर 2, आधार क्या होगा? अगर देश में वित्त की कमी आ जाए, देश में वित्त की कमी आ जाए, साख यानी कि क्रेडिट पे खतरा पैदा हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। जैसे आजकल चर्चाओं में चल रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से देश में वित्त की कमी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तो शायद वित्तीय आपातकाल लग जाए। ऐसी समस्याएं पहले भी हमारे सामने बहुत बार आई हैं, लेकिन हमने वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है। तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा, वित्त की कमी अगर हो जाए तो इसकी घोषणा तब होगी। घोषणा के 2 माह के अंदर संसद से पारित होना चाहिए, 2 महीने के अंदर। और कैसे पारित होगा? वही साधारण बहुमत से पारित होगा, सिंपल मेजोरिटी से पारित होगा। और एक बार अगर पारित हो गया तो अनिश्चित समय तक के लिए लग जाएगा, तब तक जब तक इसको वापस राष्ट्रपति नहीं लेता। पहले 2 आपातकाल में एक बार पारित होने के बाद 6 महीने, फिर 6 महीने, ऐसे प्रावधान था। यहां प्रावधान ये बोलता है कि अगर एक बार पारित हो गया तो ये अनिश्चित समय तक के लिए लग जाएगा, जब तक राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लेता है। प्रभाव, इफेक्ट क्या होंगे? नंबर 1, समस्त राज्यों में, केंद्र में जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब के वेतन में कटौती का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। सभी के वेतन में कटौती का आदेश जो है वो राष्ट्रपति दे सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस की सैलरी भी कट जाएगी, राष्ट्रपति की सैलरी भी कटेगी। सबकी सैलरी में कटौती हो सकती है अगर राष्ट्रपति इसका आदेश कर दे तो। देखिए, जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सदस्यों का वेतन संसद बढ़ा सकती है, लेकिन इनमें कभी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। अलाभकारी परिवर्तन मतलब कभी कम नहीं कर सकते आप, लेकिन एक कंडीशन में कम हो सकता है, अगर वित्तीय आपातकाल लगा है, वो भी राष्ट्रपति आदेश के बाद। दूसरा और महत्वपूर्ण भाग, अगर वित्तीय आपातकाल लगा है तो ध्यान रखना, सभी राज्यों के जितने भी वित्त विधेयक, धन विधेयक और राज्यों के जितने भी बजट विधेयक होंगे वो राष्ट्रपति के पास आएंगे साइन होने के लिए। मतलब कोई भी वित्त विधेयक, धन विधेयक या बजट विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी राज्य पारित नहीं कर सकता। आप कितने का बजट ला रहे हैं केंद्र को दिखाना पड़ेगा। धन विधेयक क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, वो राष्ट्रपति के पास आएगा ही आएगा। यानी कि राज्यों के सारे वित्त, धन विधेयक और बजट विधेयक राष्ट्रपति के पास आ जाएंगे। वापस लेना है तो राष्ट्रपति ले सकता है। इसके बारे में अन्य बहुत अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि आज तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये था आपका चैप्टर आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। पहले आपने पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद आपने पढ़ा राष्ट्रपति शासन और तीसरा आपने पढ़ा वित्तीय आपातकाल। आपको आपातकाल इमरजेंसी चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक लास्ट बचा है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। अब तक जितनी भी शक्तियां आपने राष्ट्रपति की पढ़ी वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करता था। क्या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति खुद के विवेक से यूज़ करे? हम बात करेंगे अगले लेक्चर में उस पर। हमारी राष्ट्रपति की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम उपराष्ट्रपति पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।